हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड जो अपना चैप्टर है वो है स्टेम सेल्स, जिसको स्तंभ कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। आपने नाम तो सुना ही है कि अपने शरीर के अंदर जो मौजूद सेल्स होती हैं उनमें जर्म सेल्स के रूप में और सोमेटिक सेल्स के रूप में जो कोशिकाएं हैं उनको हम वर्गीकृत क्लासिफाई करते हैं। उसी रूप में जो स्तंभ कोशिकाएं हैं उनको भी क्लासिफाई किया गया है और ये इस प्रकार की सेल्स हैं जो अपने अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी वेल डेवलप्ड इनके अंदर होती है। ये इस प्रकार की हैं जिनमें लगातार जो रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है, पुनरुद्भवन की जो क्षमता है, वो इन कोशिकाओं के अंदर वेल डेवलप होती है। इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही भली भांति विकसित होती हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं इस प्रकार की हैं जो जीवन पर्यंत अपने अंदर परिवर्तन करते हुए अपनी जैसी रिन्यूअल जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। या फिर इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि ये किस किस रूपों में एक नए ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती हैं। अभी तक जो है इंसान की ये चाहत रही है कि वो हमेशा से मौत के ऊपर जीत हासिल करे, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता और मौत नज़दीक आते हुए दिखती है। जब बुढ़ापा नज़दीक आता है तो बुढ़ापे को टालने के लिए मनुष्य की ये प्रवृत्ति रही है, टेंडेंसी रही है कि वो नित्य नए आविष्कार करे, नित्य नए प्रयोग करे और उन प्रयोगों के माध्यम से वो अपने ऊपर एक तो बुढ़ापा हावी नहीं होने देता, अपना हमेशा जो है वो जवान दिखना चाहता है और जवान बने रहना चाहता है। और इन सब के पीछे जो रीज़न देखा गया वो ये था कि स्टेम सेल्स जो हैं हमारी, कुछ इस तरीके की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जो अपने अंदर जीर्णता या एजिंग के लक्षण को डेवलप नहीं होने दें। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर जो जीर्णता है, कोशिकाओं का जो क्षरण है, उसको हम रोके, जीर्णता या एजिंग के अंदर हम कमी लाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी रूप में हम हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई दें जो कि कोशिकाओं के डैमेज होने के कारण होते हैं। क्योंकि आप ये जानते भी हैं अच्छे से कि हर कोशिका जो होती है उसका एक निश्चित लाइफ स्पान होता है और निश्चित लाइफ स्पान के बाद उस कोशिका के अंदर जो उसकी ग्रोथ है वो भी, और हम ये कहेंगे जैसे नाम आपने सुना है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो बहुत कम होता है, लेकिन लगातार अपने शरीर के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहता है। तो वो रिन्यूअल की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के अंदर जारी है और निरंतर जारी है। तो हम इस प्रकार की कोशिकाओं की खोज करें जो कि हमारे शरीर के अंदर जिस तरीके से आरबीसी का रिन्यूअल होता रहता है उसी प्रकार से जो दूसरे अंगों का निर्माण करने वाले जो सेल्स हैं उनका भी रिन्यूअल होता रहे। सोचो अगर ऐसा होगा तो हमारे शरीर के अंदर कभी भी हमारा लीवर डैमेज नहीं होगा, हमारी किडनी जो है वो हमें कभी भी ट्रांसप्लांट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें ब्रेन से रिलेटेड जो जितनी भी डिजीज़ हैं उनसे भी अपने को, या जो भी व्याधियां हैं उनसे भी अपने को छुटकारा मिल सकेगा। शुगर, ब्लड शुगर का जो लेवल आप देखते हैं टाइप 1 टाइप 2 के रूप में यहाँ पर मौजूद होता है, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो हमारी पेंक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट हैं वो लगातार ब्लड शुगर से रिलेटेड जो हैं वो पीड़ित रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके की सेल्स जो हैं वो अगर पेंक्रियाटिक जो बीटा सेल्स हैं उनका अगर फॉर्मेशन कर ले तो हमारे कभी भी ब्लड शुगर से हम पीड़ित नहीं होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं जो कैंसर के रोगी हैं, कैंसर के रोगियों में भी जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का जो कार्य करवाया जाता है, कीमोथेरेपी जो करवाई जाती है,
तो ये जो सारे कार्य करवाए जा रहे हैं, इन सब का मकसद एक ही है कि हम किसी न किसी रूप में एक नई कोशिका का निर्माण कर सकें। और ये हालांकि जो अपना चैप्टर है, ये जिस तरीके से हम स्टडी करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स की हम स्टडी करेंगे, वो एक तरीके से परिकल्पना है। ये पुरानी जैसे कथाएं होती हैं, उस कथाओं के जैसे ही माना गया है। और वो इसलिए माना गया है क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड हुए हैं, उनमें बहुत से एक्सपेरिमेंट जो हैं वो बैन हैं। और हम कल्चरल मीडिया के आधार पर हम बहुत से एक्सपेरिमेंट को कर तो सकते हैं, लेकिन जितना सिंपल तरीका हम समझने के लिहाज से लेते हैं, उतना सिंपल होता नहीं, ये उतना ही अधिक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन हम करवाते हैं। तो इनको ये किस प्रकार की जो सेल्स हैं, भाई अगर मैं ये कहूँ कि वे कोशिकाएँ, अगर इसको सिंपल रूप में स्टेम सेल को अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो वे कोशिकाएं जो संवर्धन माध्यम में अनंत काल तक विभाजन कर सकें। किसी भी कल्चर मीडिया के अंदर उनके अंदर लगातार डिविजन्स होता रहे और वो लगातार अपनी जैसी जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती रहे। इसी तरीके से जैसे आप देखते हैं कि रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है, उसके अंदर भी क्या होता है, आपने देखा था कि किस तरीके से जो लिम्ब रीजनरेशन की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, उस लिम्ब रीजनरेशन की प्रक्रिया में जो आपकी अगर हड्डियों का कोई भाग टूटा हुआ है तो वो भी वापस से रीजनरेट हो रहा है। अगर मसल्स का कोई हिस्सा टूटा है तो वो भी वापस से रीजनरेट हो रहा है। आपका न्यूरॉन्स का हिस्सा भी रीजनरेट हो रहा है। आपकी स्किन में भी जो एपिडर्मल लेयर है और जो डर्मल लेयर है, उसका भी दोबारा से निर्माण हो रहा है। तो जहाँ आपने ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन देखा था, तो रीजनरेशन ब्लास्टेमा जिन जंतुओं के अंदर बन रहा था, वहाँ पर क्या है, उस कटे हुए ऑर्गन का दोबारा से निर्माण हो रहा था। तो इस प्रकार हम कटे हुए ऑर्गन का निर्माण करें, या फिर हम देखते हैं बहुत से ऐसे एनिमल हैं या इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर किडनी जैसे मान लीजिए डैमेज हो चुकी है, तो वो दूसरे की किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। लेकिन समस्याएं ये भी आती हैं, हम देखते हैं कई बार जो है अपना ब्लड डोनेट करते हैं, तो जो डोनर होता है उसका ब्लड जब लेता है, जो भी रिसिपेंट होते हैं वो अगर ब्लड लेता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो ब्लड लिया जा रहा है वो उसके सूट करे पूरा, क्योंकि एंटीजेंस जो होते हैं वो कंप्लीट रूप से मैच नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है ट्रांसप्लांटेशन में, ट्रांसफ्यूज़न में, या फिर जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनके अंदर भी ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। तो इन दिक्कतों को कम करने के लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं कि हम किस प्रकार की सेल्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती हैं और वो किस तरीके से अपने किसी संवर्धित माध्यम के अंदर वो एक नए ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती हैं, या फिर अपने जैसी ही नई सेल्स का निर्माण कर सकती हैं, रिन्यूअल कर सकती हैं। तो रिन्यूअल के बेसिस पर और दूसरा इनकी लोकेशन के बेसिस पर और इनके कार्य करने के आधार पर इनको हम अलग अलग रूपों में क्लासीफाई करते हैं। हालांकि इनको जो क्लासीफाई किया जाता है उससे पहले ये है कि इनको जब स्टडी की गई थी इनकी, तो ये प्राचीन समय से ही है कि भी कुछ अपने शरीर के अंदर इस प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि अपने शरीर को डैमेज नहीं होने देती, या हमें जीर्णता का जो लक्षण है वो हमारे शरीर के अंदर डेवलप नहीं होने देती। तो जीर्णता को रोकने के लिए या ऑर्गन के डैमेज को रोकने के लिए हमारा शरीर जो है वो नेचुरल रूप में क्या कर रहा है, प्रयास करता रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि भी मनुष्य की तो ये हमेशा से चाहत रही कि भी हम किसी भी रूप में प्रकृति पर अपना अधिकार जो है स्थापित करने की कोशिश करें, लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है, हम उसको जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से आप उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे वो दुगना आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगी। आज आप देख ही रहे हैं जिस तरीके की महामारियां प्रचलित हैं और जिस तरीके की महामारियों से हम जूझ रहे हैं, ये निश्चित रूप से क्या है, एक मनुष्य की ही देन है। वो चाहे आप प्रकृति को डिस्टर्ब करके उत्पन्न कर रहे हैं या फिर आप एक नए तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके कारण कर रहे हैं। भले ही हम ये चाहते हैं कि भी हमने पेस्टिसाइड्स बना लिए, हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने ढेर सारे इंसेक्टिसाइड्स भी बना लिए, हम एग्रीकल्चर जो क्रॉप है हम उसको भी ढेर सारी जो है उसका ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने बढ़ाने के लिए जो अलग अलग डायमेंशंस काम में लिए हैं, उनका सीधा या फिर हम ये कहें इनडायरेक्ट रूप से जो इसका असर है वो आपके इकोसिस्टम पर भी देखने को मिलेगा, और इकोसिस्टम के अलावा आपको ह्यूमन हेल्थ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन हेल्थ जो है वो निश्चित रूप से काफ़ी जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे वो प्रभावित होती रहती हैं। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार की सेल्स जो होती हैं या इसके कार्य करने के आधार पर
भाई इनका जो फंक्शन है उस फंक्शन के बेसिस पर हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। फंक्शन के बेस पर कैसे कि जो कोशिका है जिस रूप में वो कार्य करेगी या जितना कार्य करेगी उसी के आधार पर उसका हम क्लासिफिकेशन या फिर उसका नामकरण कर देंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो अपने घर में हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि भाई ये हमारे घर में एकदम फुर्तीला है, सारे काम कर लेता है, और ये सबसे एकदम लेजी टाइप का है, सुस्त प्रकार का है, ये कोई काम का नहीं है, किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता। और एक जो होता है मेंबर हमारे घर के अंदर वो ऑलराउंडर होता है, उससे आप कोई भी काम करवा लीजिए। एक जो होता है उसको कहते हैं कुछ है और करता कुछ है, तो वो डिफरेंशिएटेड टाइप के हो गए। तो जो सारे काम कर लेता है, हर रूप में कर लेता है, तो इसका मतलब उसके अंदर पूर्ण क्षमता है, वो एकदम सक्षम है इन कार्यों को करने के लिए। ठीक है। फिर दूसरा अगर कोई मेंबर है उससे ये कहते हैं कि भी आप ये काम कर लो, तो वो कहता है मेरे को तो 3 काम आते हैं केवल। तो इसका मतलब वो 1 2 3 कामों में केवल महारत रखता है, तो वो एक अलग प्रकार की कैटेगरी में शामिल होगा। तीसरे हैं इस प्रकार के जिनको केवल हम मजबूरी में काम में लेते हैं कि भाई नहीं ठीक है कोई कुछ नहीं करेगा तब इससे कुछ काम करवा लेंगे, तो इस प्रकार के होते हैं। तो ये इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर, इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पर अगर अपन देखें तो इनकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के आधार पर इनको हम अलग अलग रूपों में क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल हम क्या करेंगे इसमें, इनकी कैपेसिटी और वर्किंग प्रणाली, वर्किंग मैकेनिज्म के आधार पर जब इनको क्लासीफाई किया जाता है तो ये अलग अलग रूपों में क्लासीफाइड की जाती है। और हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो किन को कर रहे हैं, जो स्टेम सेल्स हैं उनको कर रहे हैं। तो पहला जो इसमें प्रकार है उसको कहा जाता है टोटिपोटेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण शक्त या पूर्णक्षम। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे मेंबर घर के अंदर होते हैं जो कि किसी भी कार्य को पूर्ण क्षमता के आधार पर कर देते हैं। तो इन मेंबर्स को हम टोटिपोटेंट मेंबर के नाम से भी जान सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर आप याद रखने के लिए इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भी टोटिपोटेंट मेंबर है अपने घर का। ये टोटिपोटेंट मेंबर से मतलब है, अगर आप देखते हैं कि जो मनुष्य होता है, जितने भी जो हम पढ़ते हैं लिविंग बीइंग, उनके अंदर आप देखते हैं ए सेलुलर, जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, दूसरी तरफ जो मल्टी सेलुलर होते हैं जिनके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक है, ढेर सारी है। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन या मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, जाइगोट के द्वारा होता है, युग्मनज के द्वारा होता है। और इस युग्मनज के अंदर कितनी सेल होती हैं, 2 सेल होती हैं। और ये दोनों सेल्स किसके कारण मिलकर के बनी हुई होती हैं, एक तरफ हम कहते हैं स्पर्म और ओवा का जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा ही तो मिलकर के हो रही है। दोनों के जो लक्षण हैं वो मिलकर के एक 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है कि मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर एक जाइगोट जो है वो क्या करता है, जैसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में इनके अंदर क्लीवेज का प्रोसीजर शुरू होगा और एक मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। तो जो मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला बना है वो मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला फिर क्या करेगा, जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा। वहाँ पर जो जर्म लेयर हैं उन जर्म लेयर के रूप में आप देखते हैं कि जो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर आप देखते हैं कि ये जो एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, ये अपने कार्य करने के आधार पर या जिस तरीके का इनका क्लासिफिकेशन होता है कि भी एक्टोडर्मल क्षेत्र जो है वो इन ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे,
मेसोडर्मल ऑर्गन है वो एक मनुष्य शरीर के अंदर इन पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों प्रकार की लेयर जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं वो, जैसे एक ऑर्गन बना, मान लीजिए हार्ट बना, फिर ब्रेन बना, है ना, आपके लीवर बना, इसी तरीके से जैसे हम इनको क्लासीफाई कर दें कि अपनी एलिमेंट्री कैनाल बनी, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बना, अपना नर्वस सिस्टम बना, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना, सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम फिर इकट्ठा होकर के क्या करेंगे, एक कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो कंप्लीट इंडिविजुअल का निर्माण हुआ है वो ये इंडिविजुअल किस रूप में है, मल्टी सेलुलर एनिमल के रूप में। तो हम ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी किसके अंदर थी, जाइगोट के अंदर। यहाँ पर इस युग्मज में इतनी क्षमता है कि वो केवल 2 सेल होने के आधार पर या 2 सेल होने के कारण भी एक कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कंप्लीट इंडिविजुअल का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब इस प्रकार की सेल्स को हम किस नाम से जानेंगे, पूर्णक्षम स्टेम सेल के रूप में इनको क्लासीफाई करेंगे कि भाई ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि मनुष्य के अंदर जाइगोट के रूप में मौजूद हैं। और जाइगोट जो हैं उसके अलावा अगर अपन देखें कि जाइगोट के अलावा जब इनके अंदर क्लासिफिकेशन होता है इनका, सॉरी क्लीवेज इनका जब होता है, इनमें जब विदलन होता है, तो यहाँ पर जो मनुष्य के अंदर जो 16 स्टेज की जो ब्लास्टुला है ये भी क्या कर सकता है, एक कंप्लीट जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके निर्माण की एक क्षमता रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन कोशिकाओं के अंदर जो जाइगोटिक सेल्स हैं उन जाइगोटिक सेल्स के अंदर हर प्रकार के ऑर्गन को बनाने की क्षमता यहाँ पर मौजूद है। तो हर प्रकार के ऑर्गन को बनाने की क्षमता, इसका मतलब ये पूर्ण क्षमता रखने वाला है। इसलिए हम इस प्रकार की सेल को किस नाम से जानेंगे, टोटिपोटेंट प्रकार की सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये जो टोटिपोटेंट प्रकार की सेल्स हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार की क्षमता इन टोटिपोटेंट सेल्स के पास है हम उसी प्रकार की क्षमता युक्त कोई इस तरीके की कल्चर मीडिया के अंदर कर लें तो हम भविष्य के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने ही हार्ट का दोबारा से निर्माण कर सकते हैं। हमें किसी भी रूप में कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास अगर इन ये सेल्स के कुछ लक्षण हैं या फिर सेल्स का कुछ पार्ट हमारे पास मौजूद है जो कि हम किसी भी रूप में स्टोर करके रखें, हालांकि ये मैंने आपको बताया कि पूरी एक परिकल्पना है, एक लोक कथा के रूप में ही, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ जो ऐसे विकसित देश हैं जो क्या कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे प्लेसेंटा भी है अपने शरीर के अंदर जो मौजूद होता है, उसके अंदर भी एक क्षमता पाई जाती है कि न केवल आपका जाइगोट बल्कि अपने प्लेसेंटा के अंदर भी एक क्षमता होती है कि वो अपने ऑर्गन्स का निर्माण कर सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसके अंदर भी एक क्षमता होती है, जो अपनी नाल होती है जिसकी सहायता से हम पोषण प्राप्त करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से भी क्या है, हम भविष्य के अंदर हमारे लिए जो भी इच्छित जो ऑर्गन है उनका निर्माण हम करवा सकते हैं जब भी हमें किसी ऑर्गन की आवश्यकता पड़े। तो जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर या फिर जो अलग अलग उनके जो कल्चर मीडिया है उनके अंदर वो स्टोर करते हैं। आने वाले समय में ये भी देखने को मिल जाएगा आपको कि जो ऑर्गन बैंक हैं वो भी यहाँ पर बन रहे हैं, जिस तरीके से ब्लड बैंक बनते हैं। ब्लड बैंक के अंदर आप देखते हैं जितनी प्रकार के जो आपको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, ब्लड प्लाज्मा की ज़रूरत है आपको, आप उसमें ले सकते हैं, वहाँ से आप ब्लड सीरम ले सकते हैं, वहाँ से आपको ब्लड से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है वो आपको ब्लड बैंक के अंदर मिल सकते हैं। तो ये भी दिन दूर नहीं, जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं साइंस के अंदर, जिस तरीके के जो नए नए आविष्कार और जो नई नई खोज हो रही हैं उनके फलस्वरूप ऐसा भी हो सकता है कि भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भी एक हार्ट बैंक है, एक तरफ ये किडनी बैंक है, या फिर जो ऑर्गन बैंक का कंप्लीट रूप से जितना भी एक यूनिवर्सल बैंक बन जाए और वहाँ आप जा कर के जो आपने स्टोर करवा रखा था अपनी आईडी दे करके आप ले आएंगे, भाई मेरे को एक हार्ट की ज़रूरत है दे दो। तो ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से हम इन क्षमताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इन सेल्स की कैपेसिटी को जान रहे हैं, तो जानने के लिए हमें अभी बहुत ज़्यादा लंबे समय की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ही लंबी हमें मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि प्रकृति उससे पहले अपना चमत्कार दिखा दे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी प्रकार के ऑर्गन की, प्रकृति अपने पास बुला ले अपने को। तो आने वाले समय में
हमारी कोशिश ये है कि भी जिस तरीके से हमारी जैसे कि भी जिस जो साइंटिस्ट लगातार अपनी मेहनत करते हैं, उन मेहनत का परिणाम ये है कि भी उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई तो किया कि इन कोशिकाओं के अंदर ये क्षमता है और ये कैपेसिटी है कि वो इस तरीके से एक नए ऑर्गन का निर्माण कर सकती हैं। तो दूसरे प्रकार की जो सेल्स हैं ये थी टोटिपोटेंट। फिर हम देखते हैं टोटिपोटेंट से थोड़ा सा कम कैपेसिटी वाली, जैसा हमने घर में क्लासीफाई किया था, एक ऐसा सदस्य जो कि बहुत कम काम कर सकता हो, या पहले वाला जो बड़ा भाई है उससे उतनी कैपेसिटी तो नहीं इनके अंदर, लेकिन ये काम आ सकता है, तो उसको हम कहेंगे अनेकक्षम प्रकार का प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट जो है अनेकक्षम जिसको हम कहेंगे। अनेकक्षम से आप अंदाजा ऐसा नहीं लगाएं कि जो पूर्ण क्षम है उससे ज़्यादा बेहतर है। इनके अंदर क्या होगा, कैपेसिटी तो है लेकिन लेस देन किससे कम है, टोटिपोटेंट सेल से। इनके अंदर जो पूर्ण क्षम वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में हम यहाँ पर देखेंगे जो प्लूरिपोटेंट टाइप की जो स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर इनसे कम क्षमता होती है, टोटिपोटेंट सेल से कम क्षमता होती है। अब आप कहेंगे कि कम क्षमता कैसे, हम देखें कि जो ब्लास्टुला जब बनता है तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन किसके कारण हो रहा है, बात आएगी जाइगोट से ही। अब इस जाइगोट के अंदर विभाजन हुए और 4 सेल आपको ब्लास्टुला बना, तो ये जो 4 कोशिकीय ब्लास्टुला है जो मनुष्य के अंदर हम देखते हैं, जो 4 सेल स्टेज है, वो 4 सेल स्टेज या फिर उसके अंदर मौजूद जो एक पिंड नुमा पार्ट जो मौजूद है जिसको हम इनर सेल मास के नाम दे रहे हैं, इस इनर सेल मास के अंदर भी ये कैपेसिटी होती है कि वो जर्म लेयर का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन ये जो कोशिकाएं हैं जैसे जाइगोटिक सेल्स हैं, ये जिस तरीके से हर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रही है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तो जाइगोट ही है सबसे पहली सेल जो बनने वाली है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है वो 2 सेल वाली ऐसी स्टेज है जिसने पूरे ऑर्गन का निर्माण कर दिया। लेकिन फिर उनको हम आगे धीरे धीरे जो फर्दर उनको जब हम क्लासीफाई करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, तो इनका फिर पार्ट जो है वो अलग अलग रूपों में अपने को दिखाई देने लग जाता है। तो उसमें जो सेकंड टाइप है वो लेस कैपेसिटी होती है किसके तुलना में, जो टोटिपोटेंट सेल होती है उसकी तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट इसको हम कहते हैं बहुक्षम या बहुशक्त। ठीक है, बहुक्षम में क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो बोन मेरो है वो बोन मेरो लगातार रिन्यूअल करती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी है उन आरबीसी का लाइफ स्पान बहुत कम होता है, आरबीसी का जीवन काल कम होता है, और इस आरबीसी के जीवन काल के कम होने के कारण हम देखते हैं कि लगातार आरबीसी डैमेज होती जा रही है। लेकिन जो आरबीसी डैमेज हो रही हैं उन डैमेज होने वाली आरबीसी का दोबारा से रिन्यूअल करवाया जा रहा है, और ये रिन्यूअल के लिए उत्तरदायी कौन है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो बोन मेरो है वो क्या करती है, आपका जीवन पर्यंत यहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन दोबारा से करवाती रहती है। हम देखते हैं जो अपने इन्फेंट वाली स्टेज होती है, जो चाइल्ड अवस्था, इन्फेंट स्टेज के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन है उसकी जिम्मेदारी लीवर के पास होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है उसके बाद में ये कार्य किसको दे दिया जाता है, बोन मेरो को दे दिया जाता है। तो जो अस्थि मज्जा है, रेड बोन मेरो जो है, ठीक है, रेड बोन मेरो जो है उसको दे दिया जाता है। तो लाल अस्थि मज्जा हमारे शरीर के अंदर क्या कर रही है, लगातार आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये जो आरबीसी का लगातार निर्माण हो रहा है वो क्या चीज़ को बताता है कि यहाँ पर जो बोन मेरो है उसके अंदर ये मल्टीपल फॉर्म में ये कैपेसिटी है कि वो लगातार जीवन पर्यंत आरबीसी का निर्माण कर सकती है। और
आरबीसी का निर्माण अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीसी जो रेड ब्लड कैप्सल्स जो हैं इनको हम सेल न कह करके क्या कहते हैं, कैप्सल्स कहते हैं। जो आरबीसी है उनके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो क्या है, हीमोग्लोबिन मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है HB, और ये हीमोग्लोबिन फिर क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर HbO2 के रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आप जब सेकेंड ईयर में आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आप अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे किस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और किस तरीके से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सी और कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन बन रहे हैं उनके फलस्वरूप हम जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आरबीसी का अगर लाइफ स्पान कम है और आरबीसी अगर डैमेज हो रही हैं, मर रही हैं, तो डैमेज होने के साथ ही ये जिम्मेदारी इनकी रहती है। अगर बोन मेरो यहाँ पर किसी भी रूप में डिस्टर्ब हो, डैमेज हो, तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन जो कार्य कर पा रहा था वो कार्य नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर अगर आरबीसी डैमेज हुई तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी बोन मेरो सही रूप में कार्य नहीं कर पा रही। आप देखते हैं जो कीमोथेरेपी होती है, अपने कैंसर की जो प्रक्रिया होती है, कैंसर काजिंग जो एजेंट होते हैं उनके फलस्वरूप हम कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। तो कैंसर की स्थिति में जो है जब कीमोथेरेपी करवाते हैं तो कीमोथेरेपी में क्या हो रहा है, जो बोन मेरो है उसको हम क्या कर रहे हैं, नए सिरे से पूरे तरीके से एकदम बंद करके, मतलब ये जो इनके निर्माण की जो इनकी ग्रोथ है वो बिल्कुल से रोक करके एक नए सिरे से हम क्या कर रहे हैं, इनका निर्माण करवा रहे हैं, नए सिरे से हम इनको प्रोड्यूस करवा रहे हैं। स्टेम सेल्स जो इस तरीके की हैं जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही हैं, उनका हम दोबारा से निर्माण करवा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सेल्स हैं जिनके अंदर ये मल्टीपोटेंट जो कैपेसिटी है, मल्टीपोटेंट कैपेसिटी से मतलब कि इस प्रकार की क्षमता जो कि जीवन पर्यंत आरबीसी का फॉर्मेशन कर सकती हो। इसके अलावा हम देखते हैं हमारी स्किन जो है, आप देखते हैं सर्दियों के अंदर अपनी जो स्किन है वो दोबारा से रिन्यूअल होती है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्किन अपनी अगर मान लीजिए कट लग जाए, डैमेज हो जाए, जल जाए, है ना, तो उसके बावजूद भी हमारी स्किन जो है दोबारा से रिन्यूअल हो रही है। तो स्किन के अंदर भी ये कैपेसिटी है कि वो क्या है, एक मल्टीपोटेंट कैपेसिटी रखती हैं। तो ये हमने स्टडी की कि इसके आधार पर, इनके कार्य करने के आधार पर और इनकी लोकेशन के बेसिस पर इसको अपन अलग क्लासीफाई करेंगे, लेकिन इनकी क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी और वर्किंग मैकेनिज्म के आधार पर हम इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के सेल्स हैं। टोटिपोटेंट जो कि पूर्ण क्षमता रखती हो, ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा प्लूरिपोटेंट जो कि टोटिपोटेंट से कम क्षमता रखती हो, मल्टीपोटेंट जिनके अंदर बहु क्षमता हो, ठीक है, और चौथी है इसके अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं वो क्या है, अपनी उत्पत्ति से अधिक क्षमता रखती हैं या उससे अलग प्रकार की कैपेसिटी रखती हैं। जैसे ये काम तो करने वाली कुछ और है, लेकिन जब इनको इमरजेंसी में किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो ये एक नई प्रकार के सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं। इनको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स का नाम देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट्स आपको ध्यान में रहें। तो ये है डिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि अपनी उत्पत्ति से अलग प्रकार की कोशिकाओं को डेवलप कर सकती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगला जो अपना टॉपिक यही रहेगा अपना, और उस टॉपिक के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की इनके अंदर रिन्यूअल कैपेसिटी और इनकी वर्किंग है, इनके लोकेशन के बेसिस पर इनको किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं और इनकी उपादेयता क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या हैं, हम किस प्रकार से इनकी उपयोगिताएँ हैं, इनके यूजेज क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।